हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सचिन तिवारी, योर केमिस्ट्री टीचर। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो दो वीडियो ऑलरेडी आपके पास है, उसमें आपने कैथोड रेज, एनोड रेज, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की सभी फिजिकल प्रॉपर्टी और डेटा वेस्ट सब देख लिया है। अब आज की वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए, अब ये थर्ड वीडियो होगा। इसमें हम शुरुआत करते हैं, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये होता क्या है, किस तरह से इसको स्टडी करना है और कितना यूज़ आपको आगे इसका होगा। तो आपको पहले प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को समझना है अगर मुझे, तो मैं ये कहूँगा कि ये एक पेन है जो कि एज्यूम करो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक ये पेन है जो कि मैग्नेटिक फील्ड है, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे अरेंज्ड है। तो इनके भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी अगर ये एक्स है ये वाई है, तो ये जेड एक्सिस आपकी तरफ एक एनर्जी का फ्लो होने लगेगा। ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है ये कोई भी मास पार्टिकल से मिलके नहीं बना होगा। ये जो एनर्जी का फ्लो है ये एक रेडिएशन है, सिंस it is produced by perpendicular electric and magnetic field. That is why it is termed as electromagnetic radiation. Therefore, you can say that such type of radiation which are produced from perpendicular electric and magnetic field and always propagate perpendicular direction of both the fields are termed as electromagnetic radiation. Clear? यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर लगाए गए हैं तो उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक रेडिएशन का फ्लो होगा, और इस रेडिएशन का जो फ्लो है इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्लियर? अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो मैंने बात की आपको कि अगर मैं ये कहूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके परपेंडिकुलर यानी आपकी तरफ, यहाँ पर मैं इसको ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ, एक रेडिएशन का फ्लो होने लगा, और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्लियर? तो ये जनरल बात हुई। इसको हम अगर वेव के फॉर्म पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि मान लो आप इसको वेव फॉर्म पे रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, तो ये कह दो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। वेव प्रोड्यूस हो रही है, तो आप क्या करो, एक मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस से इस तरह से रेडिएशन निकालो, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस से भी रेडिएशन निकालो, लेकिन इनका जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो सेम हो, इस तरह से आगे बढ़ाओ और ले जाके इस तरह से मिला। तो ये रिप्रेजेंटेशन हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कंसेप्ट हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे प्रोड्यूस होता है। क्लियर? तो हमारे को ये बातें मालूम हो गई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑलवेज प्रोपागेट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ बोथ द फील्ड। तो अब इसके बारे में इसकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, सोचिए आप। तो सबसे बड़ी बात जो प्रीवियस वीडियोस में मैंने बात की कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये कभी भी मास पार्टिकल से नहीं बने होते। दीज आर ऑलवेज मासलेस। तो जिनमें भी मास होगा, लाइक एनोड रेज, कैथोड रेज, न्यूट्रॉन, अल्फा रेज, बीटा रेज, ये जो मास पार्टिकल से बने हुए हैं ये मैटर वेव है, लेकिन जो मासलेस है वो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसीडर करोगे आप। क्लियर? तो जो ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर नॉट मेड अप बाय एनी मास पार्टिकल, पहली बात हो गई। दूसरी, आपको मालूम ही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपगेट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ बोथ द फील्ड। क्लियर? दूसरा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये भी सिखाया कि जो पार्टिकल मास कैरी करता है वो फिक्स्ड वेलोसिटी से, वो वेलोसिटी से रिप्रेजेंटेशन उसके देते हैं, और हम ये कहते हैं कि वो एक निश्चित वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी कभी भी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं होगी। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वो मासलेस होता है, और जो मासलेस होता है वो ऑलवेज ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। देयरफॉर ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर ऑलवेज ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर? अगली बात, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है
लेट मान लो मैं कहूँ कॉस्मिक लाइट, सनलाइट आ रही है, एक्सरे है, ठीक है, आप बोलो कि यार गामा रेज है, ऑडियो विजुअल में जो आप यूज़ कर रहे हैं माइक्रोवेव है, ठीक है, रेडियो वेव है, ये इंफ्रारेड हो गया, अल्ट्रावायलेट रेज हो गई। इस तरह के जो रेडिएशन होते हैं ये मासलेस है, ये किसी भी पार्टिकल से नहीं बने होते हैं। तो आप ये कहते हो कि यार इनके प्रोपागेशन होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। अब सनलाइट आपके पास आ रही है तो उसके लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, वो एटमॉस्फेयर से होकर आपके पास तक पहुंच रही है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नॉट रिक्वायर्ड इन मीडियम फॉर द प्रोपागेशन। तो जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो चार प्रॉपर्टी बताते हैं कि दीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑलवेज प्रोपागेट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ बोथ द फील्ड। दूसरी बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर नॉट मेड अप बाय एनी मास पार्टिकल, देयरफॉर दीज ऑलवेज ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। तीसरी बात कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर द प्रोपागेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के प्रोपागेशन के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर बात? तो ये एक जनरल प्रैक्टिस हुई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये है। अब जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में जान जाते हो तो आपको जानना होता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। यहाँ पर अब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये तो तय हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो, अगर मैं बोलूँ कि रैंडमली कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के आप नाम गिनाओ तो आप बोलोगे, जैसे मैं बोल दूंगा कॉस्मिक लाइट है, इंफ्रारेड है, विजिबल लाइट्स, विजिबल जोन में जो लाइट आ रही है वो है, जो लाइट आप देख पा रहे हो, विबग्योर जो 7 कलर है वो आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है, इंफ्रारेड, यूवी लाइट है, रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब आप जब स्पेक्ट्रम बोलते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? तो आपने छोटी क्लासेस में ये सीखा है कि जो वाइट लाइट, सनलाइट है, जो प्रिज्म से पास हो रही है तो 7 कलर में जो है सब डिवाइड होती है, स्कैटर्ड होती है, और वो 7 कलर का जो ऑर्डर है वो विबग्योर है। तो ये जो ऑर्डर है ये क्या होता है? फिक्स्ड होता है। और ये ऑर्डर किस हिसाब से होता है? तो बोले यार ये ऑर्डर जो बनता है ये वेवलेंथ के हिसाब से बनता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। बोले ऐसे कैसे? तो मैंने बताया आपको कि जो न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा हमारे पास इक्वेशन है, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज द वेवलेंथ। यानी जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो जो रैंडमली मैं बहुत सारे रेडिएशंस के नाम बोल रहा हूँ, इनको मैं क्या करूँ कि अगर इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में इनको अरेंज कर दूँ, तो ऐसा करने से मुझे एक व्यवस्था मिलेगी, एक प्रॉपर अरेंजमेंट मिलेगा, एक सीधी भाषा में कहें तो एक चित्र मिलेगा। उसी को हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। क्लियर? तो सीधी बात हो गई कि व्हेन द डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ, शब्दों पे ध्यान रखिएगा, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, देन द अरेंज्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लियर? तो जब बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में अरेंज करते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस स्पेक्ट्रम में हम कुछ रेडिएशन को अरेंज करेंगे। जब आप बुक में देखोगे तो एक चित्र बना होगा, स्ट्रक्चर बना होगा, उसमें बहुत सारे रेडिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। उनके कुछ डेटाबेस दिए हुए हैं, वेवलेंथ दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। आपको डेटा नहीं याद करना है, आपको एक ऑर्डर याद रखना है। पढ़ते पढ़ते वो ऑर्डर याद हो जाएगा। वो जब ऑर्डर आप याद रखोगे तो आगे चल के बहुत अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इवन न्यूमेरिकल्स में भी वो काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसके बारे में आपको देखते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन होता है, या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। जब आप देखोगे बुक में तो एक स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट दिखा होगा, उसमें डेटा वैल्यू दी हुई है। आपको ये ऑर्डर याद करना होगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के हिसाब से चले तो सबसे कम वेवलेंथ यानी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कॉस्मिक रेज की है, यानी सनलाइट की है। फिर गामा रेज का नंबर आया,
फिर एक्स रेज है, फिर यूवी लाइट है, यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट। तो यूवी लाइट यानी अल्ट्रा वायलेट। अब बोले यार वायलेट के ठीक पहले जो है, वायलेट के ठीक पहले जो है वो अल्ट्रा वायलेट है, और बिग ग्योर तो आपको याद ही रहता है, बिग ग्योर लेफ्ट से राइट लिखना है। तो जो वायलेट के ठीक पहले है वो अल्ट्रा वायलेट है। अल्ट्रा वायलेट के बाद कौन है? विजिबल लाइट। कॉमन सेंस है, वायलेट के पहले अल्ट्रा वायलेट है, तो अल्ट्रा वायलेट के बाद कौन होगा? बोले वायलेट वाला ऑर्डर होगा, बिग ग्योर वाला ऑर्डर होगा, यानी विजिबल लाइट। विजिबल के बाद कौन है? बोले जो कलर ऑर्डर है बिग ग्योर का वो रेड पे खत्म होता है, तो रेड के ठीक बाद जो होता है वो इंफ्रारेड है। ये ग्रीक वर्ड से इंफ्रारेड, यानी विजिबल लाइट के ठीक बाद इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव के बाद रेडियो वेव्स है। माइक्रोवेव जैसे मोबाइल वगैरह में जो अब रेडिएशन है वो माइक्रोवेव है। रेडियो वेव यानी ट्रांजिस्टर टेलीविजन में जो है वो क्या है? रेडियो वेव है। अब आपको ये जो अरेंजमेंट है वो पहले याद हो जाए कि भाई सबसे कम वेवलेंथ कॉस्मिक लाइट, देन गामा रेज, देन एक्स रेज, देन अल्ट्रा वायलेट, देन विजिबल लाइट, विजिबल लाइट के बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के बाद रेडियो वेव। फिर विजिबल लाइट में आपको मालूम है कि भाई 7 कलर होते हैं, 7 कलर का स्कैटरिंग फॉर्म होता है, बिग ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। क्लियर? अब आप ये अरेंजमेंट अपने दिमाग में आपको स्टिक करना होगा, ये एकदम बैठा होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आया आप क्लिक करके दिमाग में एकदम घंटी बज जाए कि भाई पक्का मेरे को ये क्लियर है। क्योंकि अगर आपको ये क्लियर है तो आगे चल के जब मैं बोलूँगा E = hc/, ये फार्मूला अगर बाद में जब पढ़ाऊंगा तो आपको ये क्लियर होगा कि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब आपसे ये कह रहा हूँ कि कॉस्मिक लाइट का वेवलेंथ सबसे कम है, तो इसका मतलब है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, यानी सनलाइट का जो रेडिएशन इम्पैक्ट होगा, इफेक्ट होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन रेडियो वेव जिसकी वेवलेंथ तो बहुत ज़्यादा है, तो इस इक्वेशंस के हिसाब से जो आगे हम पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि एपीआई जो रेडियो वेव है उसका एनर्जी बहुत कम होगी। अब इन 7 कलर की बात कर लो आप, बिग ग्योर। अब नॉर्मल आदमी ये बोलता है कि रेड कलर की फायर, रेड बहुत गर्म है, रेड यानी बहुत ज़्यादा हीट। लेकिन आप खुद सोचो कि अगर लैम्डा ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम होगी, यानी अगर आप ऑरेंज, रेड, येलो, ग्रीन कलर ले लें तो आप बोलोगे ग्रीन की वेवलेंथ कम है लेकिन ग्रीन की एनर्जी ज़्यादा होगी, रेड की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है तो एनर्जी कम होगी। तो ये जो बचपन में पढ़ते हैं कि भाई ये जो कैंडल की फ्लेम निकलती है, ब्लू कलर की है, रेड कलर की है, येलो कलर की है, तो सबसे ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट किसमें होगा, तो आप ये कंसेप्ट यहाँ लगाओगे कि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी वैल्यू कम होगी। क्लियर? तो आपको इसके लिए याद रखना होगा। अब जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे कंपटीशन में, वो 4 ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे किस रेडिएशन का एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो जब आपको ऑर्डर ही नहीं मालूम रहेगा तो ऑब्जेक्टिव आप नहीं कर पाओगे। कोशिश करो ये ऑर्डर रट जाए। फिर आप एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान दो कि पूरी रेंज इनकी अलग अलग वेवलेंथ की दी हुई है बुक में, सब नहीं, लेकिन आप कोशिश करो कि जो विजिबल जोन है जिसको हम देख पा रहे हैं उसका रेंज याद हो 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम। यानी जो विजिबल जोन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, उस विजिबल जोन का रेंज 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम की तक होता है। अब ये अगर आपको मालूम हो जाए, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं कि बच्चों कि बिग ग्योर में 7 कलर है, तो बताइए इन 7 कलर में मिड कलर कौन सा है? मिड कलर। तो आप नो डाउट अगर आप फर्स्ट टाइम ये चीज़ सुन रहे हो तो आप बोलोगे मिड कलर 7 है, तो 7 में बीच में कौन सा आ रहा है? बोले यार बीच में ग्रीन आ रहा है, यानी पक्का ये मिड कलर होगा। तो इसको कहते हैं अपन तुक्का मारना। यहाँ मिड कलर का मतलब ये नहीं है कि 7 में बीच वाला कौन है। मिड कलर का मतलब ये है कि जो रेंज है 3800 टू 7600 एंगस्ट्रॉम, इनका एवरेज निकले अगर, तो एवरेज निकलने पे कौन से कलर का वेवलेंथ उस एवरेज वैल्यू के क्लोज है। तो जो येलो कलर होता है, येलो कलर की वेवलेंथ मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ का एवरेज होती है। देयरफॉर इन बिग ग्योर द 7 colors are present while
yellow color is considered as mid color. It is not due to its position, it is due to its average value of wavelength. क्लियर? तो इन 7 कलर में जो मिड कलर है वो है येलो कलर। तो आप कोशिश करिए कि इसको 2 बार 3 बार रफ कॉपी में ये स्पेक्ट्रम का जो अरेंजमेंट है, कौन कौन से रेडिएशन है, किस फॉर्म में है, बुक में आपके दिए हैं, तो आप उसको 2 बार 3 बार 4 बार लिखिए। ऐसा करने से आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी। एक बार ऑर्डर बैठ गया तो फिर ये कभी नहीं भूलेगा और आपको बहुत ईजिली क्वेश्चन सॉल्व करते बनेंगे। क्लियर? चलिए, अब यहाँ तक पहुँच जाने के बाद हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ चुके होते हैं तब कुछ बड़ी बड़ी बातों की शुरुआत होती है। ये बड़ी बड़ी बातें जो होती है इनको हम मॉडल कहते हैं। यानी अब हम एटॉमिक मॉडल क्या है, किस तरीके से पढ़े जाते हैं, इनका क्या एप्लीकेशन है, इनके बारे में सीखेंगे। तो आगे जब मॉडल्स की बात आती है तो आप देखोगे कि इतिहास में बहुत सारे मॉडल थे, कुछ का डिस्कार्डेड हो गए, अमान्य कर दिए गए, उनमें वो कैपेबल नहीं थे कि फर्दर थ्योरी को समझा सके। तो सबसे पहला मॉडल तो आपने सुना ही है, प्लम पुडिंग मॉडल थॉमसन का, है ना। तो प्लम पुडिंग में आपने देखा है कि यार उसने एक नॉनसेंस टाइप की एक बात थी कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो एम्बेडेड होते हैं, हर जगह स्कैटर्ड होते हैं और इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है, इसलिए इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री जो रॉन्ग है इज ऑलवेज यूजलेस फॉर यू। अब इसलिए थॉमसन के मॉडल पे आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की आपको ज़रूरत नहीं है। थॉमसन के बाद जब मॉडल बन गया तो फिर कुछ नई नई बातें आई। अब नई बातें आने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया, तो रदरफोर्ड ने क्या किया वो आपने 9th-10th में सीख लिया है। और रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करने के बाद रदरफोर्ड को कुछ फाइंडिंग्स मिली और उन फाइंडिंग्स को आपको अप्लाई करना है और ये देखना है कि क्या वो फाइंडिंग परफेक्ट है, क्या वो आज की डेट में सही बैठती हैं, सही उनके बातें हैं, और रदरफोर्ड ने हमको जो बताया क्या वो एप्लीकेबल है कि नहीं है। फिर उसका ड्रॉबैक क्या है वो भी आपने 9th-10th में सुना है। तो अगर मैं इसको शब्दों में समझाऊं और आप इसको सुने ध्यान से, तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, तो रदरफोर्ड ने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, उसको लेड ब्लॉक के अंदर रख दिया और इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से जो रेडिएशन निकल रहा है वो अल्फा पार्टिकल है और ये अल्फा पार्टिकल किसी एटम से जाके स्ट्राइक कर रहे हैं। जब ये स्ट्राइक कर रहे हैं तो 3 तरह के ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिल रहे हैं। क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहे थे, तो रदरफोर्ड ने क्या देखा, उन्हें देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, आप बुक में चित्र देख लीजिएगा, सीधा समझने की कोशिश करना है आपको कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल मूव विदाउट एनी डेविएशन। ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल बिना किसी डेविएशन के सीधे सीधे निकल गए। ये उन्हें देखा। जब ये देखा तो इन्हें कंक्लूजन क्या निकाला, ये ऑब्जर्वेशन है, तो आपको ऑब्जर्वेशन तो इतिहास है, कंक्लूजन क्या निकाला वो आपका नॉलेज है। तो इसको अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं कि एक विंडो है, उसमें रॉड्स लगी हुई हैं और आप उसमें पत्थर मारो छोटे छोटे, तो क्या होगा, बोले बड़े बड़े होल्स हैं रॉड, तो सब पत्थर निकल जाते हैं। तो आप क्या कंक्लूजन निकालते हो, तो आप कंक्लूजन निकालते हो कि यार होल्स बड़े हैं, बैंक स्पेस है, एम्प्टी स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो छोटे छोटे पत्थर पार हो जा रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं ये कहूँ कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल मूव विदाउट एनी डेविएशन, तो आप बोलोगे इसका मतलब हुआ कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। तो रदरफोर्ड ने बताया कि अगर ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल बिना किसी डेविएशन के मूव हो रहे हैं, इसका मतलब है कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा एम्प्टी है, खाली है। एंड in this space electron revolves around the nucleus. Electron revolves around the nucleus in circular path which are known as orbit or energy level or cell, SHELL cell. तो इन ध्यान देना है। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, रदरफोर्ड को यह हुआ कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल मूव विदाउट एनी डेविएशन। इसका कंक्लूजन आप क्या निकालोगे, बोलोगे इट मीन्स दैट द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी
एंड दिस पार्ट ऑफ द एटम इज नोन एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस, न्यूक्लियस के बाहर का स्पेस, extra nuclear space where electrons are revolves around the nucleus in closed circular path, and these circular path are known as energy level, cell or orbit, energy level, cell और orbit. क्लियर? ये पहला ऑब्जर्वेशन और पहला कंक्लूजन था, जो कि बहुत इजी बात है, जिसको आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। सेकंड पे अब बहुत ध्यान देना है कि सेकंड बार रदरफोर्ड ने क्या बताई और वो क्या देखना चाह रहे थे, तो आप ध्यान से सुनना। अब मैं ये कहूँ कि लेट मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बारे में आज आपको सब पता है कि वो प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, लेकिन जे.जे. थॉमसन को थोड़ी कुछ पता था। जे.जे. थॉमसन ने देखा, ऑब्जर्वेशन लिया कि अल्फा पार्टिकल आ रहा है, एक सर्टेन डिस्टेंस तक आ रहा है और फिर ये जो डेविएट हो जाता है। यहाँ आपने कभी बचपन में मैग्नेट तो लिए और सेम पोल मैग्नेट के मिलाते हो तो क्या चिपक जाते हैं? नहीं, वो क्या होता है, एक हाथ आगे की ओर बढ़ जाता है। यहाँ पे कौन सी थ्योरी लगती है? यहाँ पे क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स लगता है। क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स कहता है कि व्हेन टू सेम चार्ज बॉडीज आर कम क्लोजर टू ईच अदर, देन ड्यू टू रिपल्सन these deviated into circular path। कैसे? बोले यार, अगर सेम चार्ज बॉडी कोई आ रही है प्लस के पास, तो एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद उसमें क्या होगा, रिपल्सन लगेगा, और हर पॉइंट का आप टेंजेंट निकाल लो, टेन थीटा निकाल लो। हर पॉइंट का जब टेन थीटा निकालोगे तो अल्टीमेटली आप देखोगे कि वो सर्कुलर पाथ में डेविएट हो रहा है। इसीलिए जब आप मैग्नेट को लेके जाओगे तो अपने आप हाथ आगे की ओर बढ़ेगा, यानी टेन थीटा की तरफ बढ़ता है। क्लियर? तो इन्हें देखा कि जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के करीब आ रहा था तो फ्यू अल्फा पार्टिकल डेविएटेड फ्रॉम देयर पाथ बाय फाइन एंगल। कुछ अल्फा पार्टिकल फाइन एंगल से अपने पाथ से डेविएट हो गए, ऐसा उन्हें सोचा, देखा। अब इसके बारे में और बात करते हैं, पहले ध्यान दो इसका क्या कंक्लूजन निकाला। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ कंक्लूजन आप नहीं निकाल रहे हो, यहाँ पे कंक्लूजन रदरफोर्ड निकाल रहे हैं। रदरफोर्ड ने कहा कि यार अल्फा पार्टिकल जो कि पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के पास आ रहा है और उसका एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद वो डेविएट हो रहा है विद अ फाइन एंगल। इट मीन्स दैट, रदरफोर्ड ने सोचा, इट मीन्स दैट कि होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, सॉरी एटम, whole of the positive charge of the atom is concentrated at the center of the atom, and this part of the atom is known as nucleus। ऐसा उन्होंने सोचा क्या कि जब अल्फा पार्टिकल आया और फाइन एंगल से डेविएट हुआ तो इनका ये सोचना था कि अगर रिपल्सन हुआ है, और क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स हमें बता रहा है कि सेम चार्ज बॉडीज जब क्लोज आती हैं और अगर वो टेंजेंट के डायरेक्शन में डेविएट हो रहा है तो पक्का अल्फा तो पॉजिटिव है, तो पक्का न्यूक्लियस भी पॉजिटिव होगा। और ये जो चार्ज है वो स्कैटर्ड नहीं है, क्योंकि अगर स्कैटर्ड होगा तो हर जगह डेविएशन होगा। वो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल तो सीधे निकल गए, लेकिन कुछ ही हैं जो डेविएट हो रहे हैं। इसका मतलब है जो पॉजिटिव चार्ज है कहीं एक जगह पे कंसंट्रेट है, और उस जगह का नाम पड़ गया क्या, न्यूक्लियस। क्लियर? तो आपने क्या समझा इस पॉइंट से? तो इसमें ये कि जो ऑब्जर्वेशन है कि few alpha particle deviate from their path during the movement। The conclusion क्या है? It means that the whole of the positive charge of the atom is concentrated at the center of the atom, and this part of the atom is known as nucleus। Since nucleus contains neutron and proton which are equal to atomic mass, hence this part of the nucleus is known as intranuclear space and it describes about the density of the atom। यानी न्यूक्लियस के अंदर का स्पेस जहाँ की मास होता है वो हमेशा डेंसिटी ऑफ द एटम को डिस्क्राइब करता है। तो ये दो बातें हुई। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि इन्होंने कहा ये फाइन एंगल से डेविएट हो रहा है। ये फाइन एंगल कितना है, कैसे इसका ऑब्जर्वेशन हुआ, इस चीज़ को देखने के लिए आपको बहुत बहुत कंसंट्रेट होना पड़ेगा। तो अब ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई सेकंड कंक्लूजन क्या है सेकंड स्टेटमेंट का, लेकिन जो शब्द आया कि डेविएटेड बाय फाइन एंगल, ये क्या है? ध्यान दीजिए,
कि अगर मैं ये कहूँ कि ये एटम है, उसका ये न्यूक्लियस पोर्शन है, ये अल्फा पार्टिकल है He2 प्लस अल्फा पार्टिकल, ये जा रहा है, एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद इसका डेविएशन शुरू हुआ है। अब ये एंगल कितना है, तो अगर ये डेविएशन हुआ है, लेट मान लो ये डेविएशन हुआ है, तो आप ये एंगल को देखो कितना एंगल आ रहा है। तो स्वाभाविक बात है, आप इस तरफ से अगर देख रहे हो तो ये एंगल पक्का 90 डिग्री से ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। लेकिन ये गलत है, आपको यहां से नहीं, क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर तो इधर है, इस तरफ है, ये फोटोग्राफिक प्लेट है, जो ऑब्जर्वर इधर है। अब इधर जो है उसको ये क्या दिखेगा, वो ये दिख रहा है कि जो डेविएशन हो रहा है वो ये है, और ये जो डेविएशन है ये 90 डिग्री से कम है। क्लियर बच्चे? तो आपको ये ध्यान देना है कि अल्फा पार्टिकल, जो फ्यू अल्फा पार्टिकल है, तो न्यूक्लियस एटम्स के पास आकर फाइन एंगल से डेविएट हो रहे हैं। ये फाइन एंगल का मतलब हुआ कि जो इनका डेविएशन एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री से कम है। क्लियर? अब ये बात क्लियर हो गई। तीसरी कंक्लूजन क्या है, और तीसरा क्या ऑब्जर्वेशन है। तो आपको याद है 9th-10th में आपने देखा है कि नहीं देखा कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, बहुत कम, ये बहुत कम की एक रेंज भी मान लेने कि 20,000 में एक, 1 इन आउट ऑफ 20,000। तो 20,000 अल्फा पार्टिकल जब स्ट्राइक करने की कोशिश करते हैं तो कोई एक अल्फा पार्टिकल जो है वो डेविएटेड फ्रॉम देयर पाथ एंड इवन रिटर्न्स टू देयर ओरिजिनल डायरेक्शन, यानी वो आता है, डेविएट होता है, और इतना डेविएशन होता है उसका कि वो जिस तरफ से आ रहा है उसी तरफ लौट के चला जाता है। यहां पर बहुत कंफ्यूजन है। उस चीज को आपको दो तरीके से पढ़ना है, एक तो स्कूल के लिए कि रट्टा मारा छाप दिया, एक खुद के नॉलेज के लिए। तो पहली बात स्कूल के लिए क्या है, स्कूल के लिए है कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स come closer to the atom and deviated from their path or even returns to their original direction। ये तो ऑब्जर्वेशन है, ये तो हुआ, देखा, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन के बाद रदरफोर्ड ने कंक्लूजन दिया कि यार ये अल्फा पार्टिकल है वो एक आ रहा है, बहुत फ्यू अल्फा पार्टिकल, और डेविएट होकर अपने ओरिजिनल पाथ पे रिटर्न हो जा रहा है। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज वेरी वेरी रिजिड एंड हार्ड। न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज वेरी रिजिड एंड हार्ड। ये जो शब्द आपने सुना कंक्लूजन, ये आपको दिमाग में रखना है लिखने के लिए। लेकिन अगर आप बुद्धि के हिसाब से सोचो तो मैं अगर क्रिकेट की बॉल ले लूँ या प्लास्टिक बॉल ले लूँ और उसको किसी सॉफ्ट ऑब्जेक्ट में फेंक दूँ तो क्या होगा, वो सॉफ्ट ऑब्जेक्ट से टकरा के वहीं पे गिर जाएगी। लेकिन अगर मैं वॉल पे फेंकता हूँ तो वो बॉल से टकरा के वापस आ जाएगी। यहाँ पर खेल है रदरफोर्ड का कि ये इनका क्या कंक्लूजन सही है कि गलत। तो आप बोलोगे कि यार ये तो गलत बात बता दी उन्होंने। क्यों? उन्होंने कहा कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल रिटर्न्स टू देयर ओरिजिनल पाथ। इसका मतलब है कि एटम का जो न्यूक्लियस है वेरी रिजिड एंड हार्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, रिजिड एंड हार्ड तो तब पता चलेगा ना जब अल्फा आएगा और न्यूक्लियस से टकराएगा। तो अल्फा आया, न्यूक्लियस से टकराया और टकरा के लौट गया, तभी ना पता चला रिजिड एंड हार्ड। और अगर ये सही है कि वो टकरा के लौट गया तो फिर दूसरी बात गलत हो गई, जो अभी दूसरा कंक्लूजन आपने पढ़ा कि सेम चार्ज बॉडीज, क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स क्या कह रही है, सेम चार्ज बॉडीज कम क्लोजर टू ईच अदर देन दीज डेविएटेड टुवर्ड्स देयर tan थीटा और टेंजेंट और मूव इन और चेंज इनटू अ सर्कुलर पाथ। तो सेम चार्ज बॉडी में कभी कोलिजन हो नहीं सकता। जब कोलिजन नहीं होगा तो कैसे पता चला कि ये हार्ड एंड रिजिड है? तो यहाँ पर आपको समझना होगा, क्योंकि न्यूक्लियस इज नथिंग। न्यूक्लियस कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं कि हार्ड एंड रिजिड ऑब्जेक्ट है। न्यूक्लियस इज स्पेस, एक स्पेस है, एक इनविजिबल सराउंडिंग है, और उस इनविजिबल सराउंडिंग में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और ऐसे लगभग 136 पार्टिकल्स हैं जो स्कैटर्ड हैं। वो अपने अपने डायरेक्शन और ओरिएंटेशन और एनर्जी के हिसाब से मूव कर रहे हैं, इमिट हो रहे हैं और इंटर भी कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि कोई एक ऑब्जेक्ट तो है नहीं कि जाके टकराया और रिजिड है तो टक्कर होके वापस आ गई। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है।
कि भाई रदरफोर्ड ने हमको जो बातें बताई वो ये हैं स्कूल के लिए, लेकिन हमारे खुद के नॉलेज के लिए जब हम बात करते हैं तो हम बोले हम यहाँ पे कुछ प्रिकॉशन रखेंगे और एकदम एज यूजुअल रट्टा नहीं मारेंगे। क्लियर? चलिए, अब रदरफोर्ड ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो आप देखोगे इन्हें एक मॉडल दिया। मॉडल का मतलब क्या? स्टेटमेंट दिए, और वो स्टेटमेंट आपको 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद दिमाग में बैठेंगे। स्टेटमेंट में इनमें परफेक्शन है, बहुत अच्छी बातें बताई हैं जो उस टाइम के हिसाब से, उस ईरा के हिसाब से थोड़ा सा लोगों को मालूम नहीं था और इनको खुद को ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो इतना परफेक्ट आंसर नहीं दे पाए। लेकिन इनकी बातों को बाद में बोअर्स थ्योरी में बहुत तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। क्या इनका मॉडल है? तो इन्हें कुछ बातें बताई, जैसे फर्स्ट कि इन एटम इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। Electrons are revolves around the nucleus in circular path, and these circular path are known as energy level, cell or orbit. Clear? This part of the atom is known as extra nuclear space. Nucleus के बाहर का space, extra nuclear space, and this part of the atom describes about the size of the atom. क्लियर बात हो गई आपको? पहली बात इन्हें बताई कि एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर क्लोज सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, और इस क्लोज सर्कुलर पाथ को हम एनर्जी लेवल, सेल या ऑर्बिट कहते हैं। और यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये न्यूक्लियस के बाहर का हिस्सा है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस कहेंगे। और ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस हमको क्या बताता है? बोले साइज ऑफ एटम। क्लियर? सेकंड बात इन्होंने बताई कि ऑल द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी तो हो चुकी थी, तो ऑल द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड दिस पार्ट ऑफ द एटम इज नोन एज इंट्रा न्यूक्लियर स्पेस, न्यूक्लियस के अंदर का स्पेस, एंड दिस पार्ट ऑफ द एटम डिस्क्राइब्स अबाउट द डेंसिटी ऑफ द एटम। क्लियर? एक एक्स्ट्रा और एक इंट्रा। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्विंग पाथ है जो कि हमें साइज बताता है। इंटर न्यूक्लियर स्पेस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के संख्या बनती है और वो हमको डेंसिटी बताती है। और किसी भी एटम का न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का जो सम होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के मास का सम एटॉमिक मास है, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर, इनके नंबर का सम न्यूक्लियॉन कहलाता है। न्यूक्लियॉन is the total sum of number of neutron particle and number of proton particle present in the nucleus, while the sum of mass of neutron and proton is termed as atomic mass. Clear? इसको बहुत ध्यान लगाना। अगली बात इन्होंने बताई, अमेजिंग बात है कि उस जमाने में रदरफोर्ड के समय पे बहुत ज़्यादा साइंटिफिक अप्रोच नहीं थे, मैथमेटिकल इलस्ट्रेशन नहीं थे, तब भी रदरफोर्ड जैसा जीनियस बंदे ने एक बहुत बड़ा कंक्लूजन ये सॉल्व कर लिया था कि जो एटम होता है और जो न्यूक्लियस होता है वो क्या साइज होता है। इन्हें ये ऑब्जर्वेशन किया था कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का है, जबकि एटम का साइज 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का है। ये बहुत बड़ी फाइंडिंग थी जो कि आगे चल के बोअर थ्योरी में प्रूव हुई है और बहुत अच्छे से उसकी जानकारी आपको मिलेगी। तो क्या रदरफोर्ड ने आपको बताया कि एटम में न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 मीटर के रेंज का होता है, जबकि एटम का साइज न्यूक्लियस का 10⁻⁻15 मीटर और एटम का 10⁻⁻10 मीटर के रेंज का होता है। ये रदरफोर्ड ने बताया। आगे चल के बोअर की थ्योरी में इनके साइज का सही में मायने आपको मालूम होगा कि जैसे बाद में जब मैं पढ़ाऊंगा तो एटम की जो रेडियस है उसका फार्मूला होता है n²h²/4π²m⁻⁴ यहाँ पे वैल्यू रखने पे 0.529 × n² z/10⁻10 मीटर, यानी बाद में मैथमेटिकली प्रूव्ड हो गया कि जे रदरफोर्ड ने जो बताया था कि 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का आएगा वो सही में 10⁻⁻10 मीटर का आया।
न्यूक्लियस का साइज इन्हें बताया था 10⁻⁻15 मीटर का आएगा, तो वो सही में 10⁻⁻15 मीटर का आया, क्योंकि बाद में पता चला कि न्यूक्लियस का साइज का फार्मूला मैं सिखाऊंगा आपको 1.4 इंटू R0 होता है, और R0 की वैल्यू अप्रॉक्स 10⁻⁻, यहाँ पे अपन ये भी कह सकते हैं कि R0 a⁻⁻�3 ये साइज ऑफ न्यूक्लियस का फार्मूला है, जो आगे मैं सब सिखाऊंगा। यहाँ पर R0 कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 1.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर की होती है। तो यहाँ पर ये आप दिमाग में बैठा, ये डेटा बहुत जरूरी है। अब इसमें कुछ बच्चे जो होते कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको याद तो रहता है, बोले यार एक 10⁻⁻10 है और एक 10⁻⁻15 है, लेकिन यही भूल जाता है कौन किसका है। यार बच्चे, न्यूक्लियस छोटा है, एटम बड़ा है, 10⁻⁻15 और 10⁻⁻10 दोनों डेटा याद है। कौन छोटा है? 10⁻⁻15 छोटा है, 10⁻⁻10 बड़ा वैल्यू है। इसका मतलब न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर का है और एटम 10⁻⁻10 मीटर का है। ये ऑब्जर्वेशन वैल्यू के हिसाब से। अब इसके हिसाब से अगर मैं ये कहूँ कि यार एटम और न्यूक्लियस के साइज का बात करें, तो R एटम अपॉन R न्यूक्लियस 10⁻⁻10 अपॉन 10⁻⁻15 इज इक्वल टू 10⁵, यानी R एटम इज 10⁵ इंटू R न्यूक्लियस। मतलब समझा? यानी अगर इस डेटा को मैं यूज करता हूं तो इससे ये पता चल रहा है कि एटम का साइज न्यूक्लियस के साइज से 1,00,000 गुना बड़ा होता है। The size of atom is about 1,00,000 times larger than the size of the nucleus. समझ रहे हैं? तो इसका मतलब हुआ कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस थी और इतना सरल नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस को आप ऐसे समझो कि अगर मैं ये कह दूं, एज्यूम कर लो कि 1 सेंटीमीटर का न्यूक्लियस है, तो इसका मतलब हुआ 10⁵ सेंटीमीटर का एटम होगा, और 10⁵ सेंटीमीटर का मतलब 10⁵ मीटर, और 10⁵ मीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर। यानी अगर सुई की नोक के बराबर न्यूक्लियस है तो 1 किलोमीटर का आप सरकमफेरेंस खींच लो, 1 किलोमीटर रेडियस का एक सर्कल बना लो, और इस सर्कल में आप बोलोगे वो सुई की नोक न्यूक्लियस है। इसका मतलब कि न्यूक्लियस इज वेरी 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 स्मॉल एज कंपेयर टू एटम। क्लियर? अब यहाँ पर इस थ्योरी का एक ड्रॉबैक था, आपने 9th-10th में पढ़ा। क्या ड्रॉबैक था? कि जब मैं आपको ये कहता हूँ, एक सिंपल सी बात, कि बेटा ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन एटम के चारों तरफ गोल गोल घूमता है, सामने जो बताने वाला है उसके पास भी बहुत सारी थ्योरीज नहीं है, और जो पूछने वाला है उसके पास भी थ्योरीज नहीं है। अगर तो स्वाभाविक है, अगर गोल गोल घूमता है तो जो सुनने वाला है वो बोलेगा कि भाई अगर गोल गोल घूम रहा है तो थक जाएगा, एक टाइम आएगा उसकी एनर्जी कम होगी तो धीरे धीरे उसका एनर्जी लेवल गिरता जाएगा, और एक टाइम आएगा कि वो अपने पाथ को क्या है, स्पाइरल कर लेगा, स्पाइरल करते 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 आएगा और न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगा। ऐसा लोगों का सोचना था। अब अगर कोई कुछ बता रहा है और दूसरा क्वेश्चन को आंसर नहीं दे पा रहा है तो वहाँ पे कुछ ड्रॉबैक है। तो रदरफोर्ड इस क्वेश्चन को प्रॉपरली समझा नहीं पाए। इवन क्वेश्चन इज रॉन्ग, ऐसा होता नहीं है, गलत है, लेकिन फिर भी रदरफोर्ड के पास कोई कंक्लूजन नहीं था उस समय। तो ये ड्रॉबैक माना गया कि इफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस in circular path, then it continuously decreases their energy and finally it will collapse in the nucleus in spiral path. This is totally nonsense. ऐसा सोचना ही गलत है। साइंटिफिक स्टडीज जो है आगे आपको सीखने को मिलेगी, लेकिन ठीक है, उस जमाने के हिसाब से रदरफोर्ड ये चीज़ समझा नहीं पाए थे, तो ये रदरफोर्ड का क्या है, ड्रॉबैक है, जो कि आपने 9th और 10th में अच्छे से सीखा है। आगे चल के बोयर ने बहुत अच्छे से समझाया कि भाई इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इट नेदर रिलीज नॉर एब्सॉर्ब्स एनर्जी। जब तक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तब तक ना तो वो एनर्जी रिलीज करता और ना ही एनर्जी एब्सॉर्ब करता, बिकॉज इट एक्सपीरियंस द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स टू बैलेंस द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व होता है तो इसमें दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे होते हैं, एक टुवर्ड्स द न्यूक्लियस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक अवे द न्यूक्लियस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
अब ये दोनों फोर्स जब इक्वल और अपोजिट लगते हैं तो इलेक्ट्रॉन घूमता तो है लेकिन उसकी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है। तो एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन इट्स पाथ, इन सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, इट नेदर रिलीज नॉर एब्जॉर्ब्स द एनर्जी एट ऑल। यानी जो साइंटिफिक अप्रोच है वो आपको ये बताती है। जब आपको ये पहले से मालूम होता है तो आप ये सोचते नहीं कि यार गोल गोल घूमेगा तो उसकी एनर्जी घटेगी तो हो जाएगा, न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगा। क्लियर? तो बोर की थ्योरी तो आगे आएगी, और जब आगे आएगी तो उसमें हम बहुत अच्छे से इस चीज़ को क्लियर करके पढ़ेंगे। तो ये आपको सीखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम का अरेंजमेंट क्या होता है, वो कुछ भी करके याद करिए। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उसका चित्र, स्ट्रक्चर वो आप बुक में देख लीजिए, वो आपने 9th-10th में सीखा है। आपको 3 ऑब्जर्वेशन मिले हैं 9th-10th में, आप सीख चुके हैं। आपको कंक्लूजन क्या मिला है, थोड़ा सा वहाँ पे नई बातें आई हैं, उसको ज़रूर बार बार सुनने की कोशिश करिए और रदरफोर्ड के मॉडल को पॉजिटिव वे में लीजिए कि रदरफोर्ड ने जो बातें बताई बहुत ही क्रिस्टल क्लियर परफेक्ट बातें हैं मॉडल में। साइज ऑफ एटम 10⁻⁻10 मीटर का है, साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर की है। इन सब बातों को सीख लेने के बाद अब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के सेकंड पार्ट में आ जाते हैं, और सेकंड पार्ट इज द मैथमेटिकल एप्लीकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, जहाँ पर सबसे पहले जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो प्लांक की थ्योरी आती है। जब प्लांक की थ्योरी आती है तो फिर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सीखते हैं, हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीखते हैं, फिर हम बोवर्स की थ्योरी में एंटर करते हैं। तो आगे की जो वीडियोस होंगी बहुत बहुत वैल्यूबल और बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, तो आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट रहिए। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। बहुत सीरियसली लीजिए चीज़ों को, और बहुत इजी वे में अपन पढ़ रहे हैं। मज़ा आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो बढ़िया लाइक करिए, शेयर करिए, और लोगों को बताइए, सब्सक्राइब करिए। स्प्रेड द नॉलेज एज कैन यू पॉसिबल। जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। ओके, मिलते हैं। गुड डे।